वो है NEEW। अच्छा, नमस्कार साथियों, सभी का नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। हाँ भाई, आपको बता दें, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, जिसकी फीस जो है वो भाई पहले 100 बच्चों के लिए रखी गई है 1666 रुपये, और उसके बाद इसकी फीस बढ़कर 3000 रुपये हो जाएगी। और कुछ समय के बाद इसकी फीस 3999 रुपये हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें, कई विद्यार्थियों की ये समस्या आ रही थी, सर हम फीस को पे नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दें भाई, यदि आप हमारा कूपन कोड NEW लगाते हैं तो आज रात 12 बजे तक इसकी फीस रखी गई है 999 रुपये भाई। और उसके बाद कल इसकी फीस दोबारा से बढ़ जाएगी, फिर इसकी फीस हो जाएगी प्यारे साथियों 1666 रुपये। सो प्लीज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते कि भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छे टीम के संपर्क में आना चाहते हैं, और एक अनुभव अध्यापकों के सहयोग से यदि आप एक नौकरी पाना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों ये फीस समझो कुछ भी नहीं है, गुरु दक्षिणा ही मान लो ये एकमात्र। तो भाई इतनी नाम मात्र फीस में आप यहाँ से अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो, और NEW कोड को यदि लगाओगे तो फिर आपको फीस भरनी पड़ेगी 999 रुपये फीस रहेगी, केवल और केवल आज रात 12 बजे तक। आप, फिर मैं बता रहा हूँ भी, आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफर है, फिर इसका ऑफर के तारीख बढ़ा दिए, ऑफर की फीस बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, धन्यवाद साथियों। आज का हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ण विचार। आज का टॉपिक का नाम क्या रहेगा भाई? वर्ण विचार। वर्णों पर हमने करना है विचार, तो हमारा टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। वर्णों पर विचार करने से पहले मैं आपको हल्का सा भाषा के बारे में बता देता हूं कि भाषा क्या है। भाषा से ही हमारा वर्ण बनेगा भाई। भाषा जो है वो भास धातु से निष्पन्न शब्द है। किस धातु से निकला हुआ शब्द है? बास धातु से निकला हुआ शब्द है, जिसका मतलब है बोलना, जिसका अर्थ क्या है? बोलना। अब भाषा की परिभाषा क्या है? यदि हमसे पूछा जाए भाषा की परिभाषा, तो हम कहेंगे वैचारिक आदान प्रदान का साधन। वैचारिक आदान प्रदान का साधन का साधन क्या है भाई? भाषा है। वैचारिक आदान प्रदान का साधन, विचारों को आदान प्रदान, मेरे मन के विचार तुम्हारे समक्ष रख दिए और तुम्हारे मन के विचारों को मैंने सुन लिया। वैचारिक आदान प्रदान का साधन क्या है? भाषा है। गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रियंका देवी, मनीषा, गुड मॉर्निंग भाई। विचार, मेरे आपके मन में विचार आए कि सर को हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और मेरे मन में विचार है कि बच्चों ने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया है, इनको मैं बच्चों तक रखूं। तो हमने एक भाषा का को माध्यम बनाया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वैचारिक आदान प्रदान का साधन हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, विचारों का आदान प्रदान हम किस प्रकार से करते हैं? एक तो हम करेंगे मौखिक रूप से। मौखिक रूप से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक हम लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और एक हम सांकेतिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित रूप से, मौखिक रूप से और सांकेतिक रूप से। जब मेरे मन के विचार मैं बोलकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, क्या करके भाई? बोलकर, और आप मेरे मन के विचारों को सुनकर समझ रहे हैं, तो वहां हमारी भाषा कौन सी हो जाएगी? सर वहां हमारी भाषा हो जाएगी मौखिक भाषा। कैसी भाषा रहेगी? सर मौखिक भाषा रहने वाली है।
अब मेरे मन के विचारों को मैं अब बोर्ड पर लिखकर प्रकट कर रहा हूं। लिखकर प्रकट किए और आपने मेरे मन के विचारों को पढ़कर समझा, तो वहां हमारी एक नई भाषा पैदा होती है, जिसको हम कहेंगे लिखित भाषा। कौन सी भाषा आ गई भाई? लिखित भाषा। अब मैंने अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किया, और आपने मेरे विचारों को अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर आपने उन विचारों को समझा, तो वो हमारी कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा हो जाएगी। अब मैं जब बोल रहा हूं तो आपको प्यारे साथियों ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। क्या सुनाई दे रही हैं? सर नोट्स मिल जाएंगे क्या हिंदी के? बिल्कुल मिल जाएंगे भी, क्यों नहीं मिलेंगे? ठीक है, क्लास वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और क्लास नोट्स भी आपको साथ साथ प्रोवाइड हो जाएंगे। आप टेंशन मत लो प्रियंका देवी। ठीक है भाई। अब मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुए, मैंने आपके समक्ष रखे हैं। तो आपको मेरे विचारों की जो ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, मैंने बोला आपको, क्या बोला? आपको। अब आपको ध्वनियां सुनाई दी है कुछ इस तरह की, आ, पै, को, इस तरह की ध्वनियां सुनाई दी हैं। और इन्हीं ध्वनियों को क्या कहा गया है? वर्ण कहा गया है। इन्हीं ध्वनियों को क्या कहा गया है भाई? इन्हीं ध्वनियों को कहा गया है वर्ण। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मेरे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हुए, आपको मैंने अपने विचार तुम्हारे समक्ष किस माध्यम से रखे हैं? उन ध्वनियों के माध्यम से रखे हैं। उन ध्वनियों को ही क्या कहा गया है? वर्ण कहा गया है। ठीक है, उन ध्वनियों को क्या कहा गया है? वर्ण कहा गया है। लो भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं करता हूं उम्मीद। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा कि वर्ण की परिभाषा क्या है। हमसे पूछा जाएगा कि वर्ण की परिभाषा क्या है, तो हम कहेंगे भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। यदि हमसे पूछा जाए भाषा की लघुत्तम इकाई कहलाती है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। भाषा की लघुत्तम इकाई कहलाती है, तो आपका उत्तर होगा भाई ध्वनि। और ध्वनि ऑप्शन में ना हो तो हम कहेंगे वर्ण। पहले आपने महत्व किसको देना है? ध्वनियों को महत्व देना है। और ध्वनि ऑप्शन में ना है तो फिर हम कहेंगे वर्ण कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमारे एग्जामिनर ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो परिभाषा हमें एग्जाम में पूछी थी, वो परिभाषा ये थी कि भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके। भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये हमसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सन 2019 हमारा वीएलडीए का एग्जाम हुआ था, उस समय ये परिभाषा पूछी थी। तो वो थी हमारी वर्ण। वर्ण की डेफिनेशन हमसे एग्जामिनर ने पूछ ली। हमसे एग्जामिनर ने ये भी पूछा भाई, ये भी पूछा था कि भाषा की वह
अखंडित ध्वनि, भाषा की अखंडित इकाई जिसके खंड संभव न हो, वो हमारी क्या कहलाती है, वो भी हमारी वर्ण कहलाएगी। अब ये हमसे पूछा गया था केंद्रीय विद्यालय संगठन सन 2018 में, डेफिनेशन ये भी पूछी जा चुकी है। अब प्यारे साथियों, हमारे पास वर्ण की अलग अलग परिभाषाएं आ चुकी हैं। हमसे पूछा जाएगा भाई, इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई, मौखिक सबसे छोटी इकाई, तो उत्तर होगा भाई ध्वनि। क्या उत्तर हो जाएगा? भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई कहलाएगी ध्वनि। और हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ण। क्या होगा भाई? उत्तर हो जाएगा वर्ण। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब यहां देखिए भाई, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या आ गई है? वर्ण। एक परिभाषा, भाषा की लघुत्तम इकाई कहलाती है भाई, वर्ण भी हो सकती है और ध्वनि भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। तो यहाँ पर ध्वनि भी हो सकती है और वर्ण भी हो सकती है। भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकें, वो क्या कहलाई? वो वर्ण कहलाई। ये डेफिनेशन हमसे एग्जामिनर ने पूछ ली। तो अलग अलग तरह से परिभाषा को पूछा गया। भाषा की वह अखंडित इकाई जिसके खंड न हो, वो क्या कहलाई? सर वो भी तो हमारा वर्ण ही कहलाई। अब यदि एग्जामिनर हमसे पूछता है कि भाषा की मौखिक इकाई क्या कहलाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि। और भाषा की लिखित इकाई क्या कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा वर्ण। अब वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? वर्ण हमारे हैं भाई ए, आ, ई, दीर्घ ई, औ, कै, ख, ग, है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ऐसी ध्वनियां हैं जिसको मैंने लिखित रूप दे दिया है। अब इनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये सारे के सारे ये सारे के सारे हमारे क्या रहे कहलाएंगे? ये सारे के सारे हमारे कहलाएंगे भाई वर्ण। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया। हाँ भाई, अब हमसे एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि ये हमारे क्या हैं? सर ये तो हमारे वर्ण हैं। ये हमारे क्या हैं? ये भी तो हमारे वर्ण हैं। दोनों ही के दोनों हमारे क्या हैं भाई? वर्ण हैं। अब हमसे पूछा जाएगा इनको, इनके काम, इनके स्वभाव के आधार पर इनका नाम रख दिया हमने क्या? सर इनका नाम रख दिया स्वर। इनको इनके काम, इनके स्वभाव के आधार पर इनका नाम क्या रख दिया? सर इनका नाम रख दिया व्यंजन। अब हमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि वर्ण के भेद कितने हैं? तो वर्ण के भेद कितने हैं भाई? दो। कौन कौन से? सर स्वर और व्यंजन। क्या रहेंगे भाई? स्वर और व्यंजन। ये हमारे वर्ण के दो भेद हो जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया है क्या? हाँ भाई, जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ समास का, आज मैं समास की पीडीएफ पर सर को प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे हमारा कारक का टॉपिक खत्म हुआ है, कारक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाए क्लास नोट्स के तौर पर। उसके अलावा भाई मेरे हैंड सिटेड नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हमारे दो टॉपिक हो गए हैं, दोनों टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, आप टेंशन मत लो। लो भाई आगे बढ़ेंगे फिर। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
लो भी आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जाता है सबसे पहले सवर के बारे में। किसके बारे में पूछेगा? सर सवर के बारे में पूछेगा। सवर के बारे में हमसे पूछा जाएगा। परिभाषा क्या रहने वाली है? परिभाषा रहेगी जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े वो क्या कहलाएंगे? सर वो हमारे कहलाएंगे स्वर। इनको बोलने में हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। इसकी प्यारे साथियों एक परिभाषा और भी है। वो परिभाषा हमारी हो जाएगी वो स्वर की जो वर्ण निर्बाध्य रूप से बोले जाएं, बिना बाधा के निर्बाध्य रूप से बोले जाएं। वो हमारे कहलाएंगे क्या? सर वो कहलाएंगे स्वर। स्वर कौन कौन से हैं हमारे? ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हैं भाई स्वर। और यदि हमसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है भाई 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और हमसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आपको नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि प्राकृत प्राकृत भाषा में स्वर 10 हैं। प्राकृत भाषा में स्वर कितने हैं? 10 हैं। क्यों? प्राकृत भाषा में किस स्वर को नहीं गिना गया है? री को नहीं गिना गया है। री को नहीं गिना गया है। प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे कि हमारी कितनी है? हमारी संख्या हो जाएगी भाई 10। और आपको एक बात और बता दूं कि हमसे ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या है भाई 13। कितनी है? 13। एक तो हमारा री ये वाली है जो सेम ये वाली, इस री के नीचे एक री और लगा दो। और एक हमारी है लरी। ये 13 हमारे लरी भाई। ये 13 हमारे स्वर थे। और 13 स्वरों में से हिंदी भाषा ने सुंदर सुंदर अपने 11 स्वर छाट लिए हैं। अब हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? अब हमारे स्वरों की संख्या हो गई है भाई 11। लेकिन संस्कृत भाषा में 11 स्वर तो ये थे और 2 स्वर और थे, री और लरी। इस तरह से हमारे स्वर कितने हो गए थे? 13 स्वर हो गए थे। और 13 में से 11 स्वर किसने ले लिए? हमारे हिंदी भाषा ने ले लिए। अब एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चन भी पूछा हमसे प्यारे साथियों। सन 2019 के अंदर हमारा एग्जाम हुआ था जेई का। वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि देवनागरी लिपि में देवनागरी
लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है भाई? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है कितनी? 13। ठीक है, क्योंकि देवनागरी लिपि हिंदी की भी है और संस्कृत भाषा की भी है। तो हमने भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे देवनागरी लिपि पूछा है तो हमारी 13 है, संस्कृत की पूछेगा तो भी 13, यदि हिंदी में स्वर पूछेगा तो आपने कितने बताने हैं? 11 बताने हैं। हमसे एग्जामिनर ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये यहाँ तक ये भी पूछ लिया कि हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमें ये बताओ कि हिंदी में कुल स्वर, हिंदी में कुल स्वर अनुस्वार और विसर्ग सहित, अनुस्वार और विसर्ग सहित कितने हैं? सहित कितने हैं? ये हमसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे हिंदी में कुल स्वर अनुस्वार और विसर्ग सहित कितने हैं? हिंदी में भाई कुल स्वर कितने हैं? हिंदी में तो कुल स्वर है 11, और अनुस्वार को और जोड़ दो। अनुस्वार कौन सा है भाई? अंग, और विसर्ग ए है, तो अंग और अह को मिला लेते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 और 11 कितने हो गए भाई? 13। अब हमारा क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 हो गए। ये भी हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइप के क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है कि स्वर से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम सोचते हैं कि हिंदी में क्या इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछे गए हैं भाई। ठीक है, अब हमारा स्वरों की संख्या हमें पता कर ली है, संस्कृत में हमने पता कर लिया है, प्राकृत में हमने पता कर लिया है, देवनागरी लिपि में पता कर लिया, अनुस्वार और विसर्ग को मिला लेते हैं तो 13 है, नहीं तो हमारे स्वर हैं 11 ही। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी साथी क्लास को देख रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया है क्या? लो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर के भेद, स्वर के भेद। तो हमारे स्वर के भेद जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार है, यदि हम बात करें तो यहाँ तक का जो लेवल रहेगा वो लेवल रहने वाला है आपका। आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चारण के आधार पर, के आधार पर, दूसरा रहने वाला है बनावट के आधार पर, और तीसरा हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे किसके आधार पर? हम कहेंगे सर मात्रा के आधार पर। हमारे स्वर के भेद हमने पढ़ने हैं किसके आधार पर? उच्चारण, बनावट और मात्रा के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
बनावट के आधार पर। सबसे पहले हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? बनावट के आधार पर। बनावट, कई किताबों में बनावट लिखा है, कई किताबों में रचना लिखा है, और कुछ किताब ऐसी हैं जो कहती हैं कि संरचना के आधार पर। बनावट या रचना या संरचना के आधार पर, आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के भेद कितने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। रचना, संरचना या बनावट के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 3 भेद रहने वाले हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं, उन पर करते हैं विचार। पहला स्वर हमारा रहेगा मूल स्वर। कौन सा स्वर रहने वाला है? मूल स्वर। दूसरा स्वर रहेगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा स्वर रहने वाला है भाई संयुक्त स्वर। तो हमारे स्वर के भेद कितने हैं भाई? 3 भेद हैं। कौन कौन से? सर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो भाई मूल स्वर कौन से हैं? जो स्वरों का मूल है, अर्थात जड़ है। अर्थात जो स्वर अपने बनने में, अपनी रचना में, अपनी बनावट में अन्य स्वरों की, अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेते, सहायता नहीं लेते। जो स्वर अपनी रचना में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेते, वो हमारे क्या हैं? मूल स्वर हैं। वो मूल स्वर कौन कौन से हैं भाई? जिनको अपने उच्चारण में किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर हैं हमारे ए, ई, उ, री। ये 4 स्वर हमारे ऐसे हैं जिनको अपनी रचना में किसी भी स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो हमसे पूछा जाएगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई 2015 में कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो हम कहेंगे कितनी है भाई? तो हमारी संख्या हो जाएगी भाई कितनी? 4। कौन कौन से? ए, ई, उ, री। ये 4 हमारे मूल स्वर हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। क्या आएगा भाई? दीर्घ स्वर। वे स्वर, वे स्वर जो अपने, अपनी रचना अपने ही स्वरों से, अपने ही, अपने ही वर्ग के, वर्ग के स्वरों से, वे स्वर जो अपनी रचना अपने ही वर्ग के स्वरों से यहाँ पर जिन, जिन स्वरों की रचना अपने ही वर्ग के स्वरों से होती है, वो हमारे कहलाएंगे दीर्घ स्वर। वो दीर्घ स्वर कौन से होंगे? जो अपने ही वर्ग के स्वरों से बनते हैं। तो वो हमारे स्वर हैं। यदि हम एम में एम मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर? आ बनेगा। और ई में ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर? दीर्घ ई बनेगा। और ऊ में ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई? ऊ में ऊ मिलाएंगे तो सर हमारा दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो हमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर आ, ई और उ,
ये 3 स्वर हमारे क्या है भाई, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ये 3 स्वर हमारे कहलाएंगे दीर्घ स्वर। तो हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? सर दीर्घ स्वरों की संख्या हमसे पूछता है तो हमारी रहेगी 3। उसके बाद क्या आएगा? सर संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होंगे? वे स्वर जो दो अलग अलग, जो दो अलग अलग स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से, मेल से बनते हैं। वे स्वर जो दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम कहेंगे क्या? सर उन्हें हम कह देंगे दीर्घ स्वर। जो स्वर दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनेंगे क्या कहलाएंगे? सर दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे मैंने ए में जोड़ दिया ई, क्या बन गया भाई? ए बन गया। एम में जोड़ा ई तो क्या बन गया? ए बन गया। इसी तरह से एम में ए जोड़ता हूं तो क्या बनेगा? सर आई बनेगा। एम में ओ जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? सर ओ बनेगा। और एम में ओ जोड़ता हूं तो क्या बनेगा भाई? औ बनेगा। तो हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि हमारे संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 स्वर ऐसे स्वर हैं जो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं। तो ये 4 स्वर हमारे कहलाते हैं संयुक्त स्वर। वो संयुक्त स्वर कौन सी, इनकी संख्या की बात करेंगे तो संख्या आपको भली भांति पता हो ही गया है। कितनी हो जाएगी भाई? इनकी संख्या हो जाएगी 4। अब हमसे पूछता है कि हमारे बनावट के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो हमने कितने काउंट कर लिए? हमने भाई स्वर काउंट कर लिए कितने? 11। तो यहां तक आपको काउंट हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा। यहां तक बताओ जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, क्या आपको क्लियर समझ में आ गया है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जो भी साथी क्लास को देख रहा है। लो भी आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। हाँ भाई, एक बार मैंने ये री लिख दिया, इस री को बोलना भाई, री को बोलना, री, री को बोलना, री को बोलो, री को बोलो। सर री बोला हमने तो। हाँ एक बार इस री को बोलना, बोलना भाई इस री को। सर री, अरे ये वाली मत बोलो, एक बार ये वाली बोलो। री, ये वाली मत बोलो। ये तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारी ध्वनियां जो है ना वो दोनों की सेम सुनाई दे रही हैं। जब पहले वाली री बुलाता हूँ दूसरी बोल रहे हो, दूसरी बुलाता हूँ तो आप पहले वाली बोल रहे हो। तो प्यारे साथियों, जो री बोलते हैं तो इसको उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है। तो री हमारा री जो है ना, री हमारा, री उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। री उच्चारण के आधार पर, आधार पर स्वर नहीं है, नहीं है, बल्कि मात्रा के आधार पर स्वर है भाई। के आधार पर
स्वर है। री का उच्चारण करते हैं तो हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। री उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, बल्कि किसके आधार पर स्वर है? मात्रा के आधार पर स्वर है। मात्रा के आधार पर कैसे? री की भाई मात्रा है, जैसे वृत्त, पृथ्वी, ये री की मात्रा है। इस मात्रा कृत, ठीक है, आदि। तो यहाँ पर देखो भी ये री की क्या है? इस मात्रा के आधार पर री स्वर है, क्योंकि स्वरों की होती है मात्रा। तो मात्रा के आधार पर स्वर है, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। अब हमें उच्चारण के आधार पर हमसे ये पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या तो हमारी कितनी रहेगी भाई? 10 रहेगी, क्योंकि री को तो काउंट करना नहीं है, तो बाकी कितने बच गए? 10 बच गए। अब हमसे पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के भेद, तो उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद हो जाएंगे 3। ठीक है, वो 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है हरीसव स्वर। कौन सा स्वर आता है भाई? हरीसव स्वर। उसके बाद सर दीर्घ स्वर, और उसके बाद आएगा पलुत स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 3, हरीसव स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरीसव स्वर। हरीसव का मतलब होता है कम से कम, और उच्चारण का मतलब होता है बोलने में। अर्थात जिन स्वरों को, जिन स्वरों को बोलने में, बोलने में कम से कम समय लगे, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है, वो हमारे क्या हैं? हरीसव स्वर। किन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है? ए को, ई को और ऊ को। ये 3 स्वर हैं जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है। उनकी संख्या यदि पूछता है तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगे, तो वहां हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होंगे? दीर्घ स्वरों की बात की जाएगी जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में, बोलने में जिन स्वरों को बोलने में दुगना समय लगे, जिन स्वरों को बोलने में दुगना समय लगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। दुगना, 2 गुना समय लगेगा। दुगना समय किसमें लगेगा? आ, ई, उ, 2 स्वरों का टाइम लगना चाहिए। ए, आई, ओ, औ, ये भाई इनको बोलने में 2 स्वरों का समय लग रहा है, दुगना समय लगता है। ए की तुलना में आ को बोलना, ए बोलना, ए आ, ए आ, ए की तुलना में आ को बोलने में दुगना समय लगा, तो वो हमारा कौन सा स्वर हो जाएगा भाई? दीर्घ स्वर। ई की तुलना में ए, ई, ई, ए, दुगना समय लगा। उ, ओ, उ, ओ, उ, ऊ,
दुगना समय लगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। यदि दीर्घ स्वरों की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है सर, इनकी संख्या है 7। अब हमारे 7 तो संख्या हो गई दीर्घ स्वरों की, और 3 संख्या होगी हमारी हरीसव स्वरों की। हमने उच्चारण के आधार पर कितने गिनने थे सर, 10। 10 के 10 तो हो चुके हैं। फिर प्लुत स्वर के क्या बांडे आया, प्लुत स्वर के पास क्या है सर, प्लुत स्वर के पास तो कोई स्वर ही नहीं बचा, इसका मतलब तो भाई इसके लिए कोई विशेष स्वर नहीं होता, विशेष स्वर नहीं होता। हम क्या करेंगे, किसी भी इसकी डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन क्लियर करेंगे। प्लुत स्वर की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लुत स्वर की डेफिनेशन है, ठीक है। जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में, बोलने में अधिक से अधिक समय लगे, अधिक से अधिक समय लगे, वो स्वर हमारे क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर कहलाएंगे। अधिक से अधिक समय किस में लगेगा, ऐसा तो कोई स्वर बचा ही नहीं है। हम क्या करेंगे, किसी भी स्वर के पीछे 3 का निशान लगा देंगे, जितना समय लगेगा उसे हम कहेंगे क्या, प्लुत स्वर। अब जैसे मैंने यहाँ पर ओ के पीछे लिख दिया 3, इस ओ का उच्चारण कितनी बार करना है सर, 3 बार। अंत में लिख दिया मैं ओम। अब देखो ए, ए, ओ, ओम, ओ, ओ को मैंने 3 बार बढ़ा दिया भाई, तो ये स्वर हमारा क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। यहां तक जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। लो भाई, ये थे हमारे 3 भेद। तो हमने उच्चारण के आधार पर हमसे पूछा जाएगा, तो हमारा उच्चारण के आधार पर हमें देखना है। एक बार हमने री को बोल के देखे, एक बार हमने री को बोला तो कुछ इस तरह से बोला तो इस तरह की ध्वनियां सुनाई दी, ये बोला तो ये हमें सुनाई दे रहा है। अब हमारा री को बोलते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, लेकिन स्वर की परिभाषा ये थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े वो क्या कहलाया सर, वो कहलाया हमारा स्वर। री प्यारे साथियों उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, बल्कि री की है मात्रा। मात्रा होने के कारण री को हम स्वर काउंट कर रहे हैं। अब हमसे पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, री को नहीं मानते हैं तो 11 थे, 11 में से 1 माइनस हो गया, 10 बच गई। अब हमसे पूछा जाएगा कि स्वर के उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो 3 भेद हो जाएंगे। कौन से, हरीसव, दीर्घ, प्लुत। तो हरीसव का मतलब कम से कम, ठीक है, कम। उच्चारण का मतलब बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगेगा वो हमारे क्या कहलाएंगे सर, वो हमारे हरीसव स्वर कहलाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर, हरीसव से डबल, दुगना। जिन स्वरों को बोलने में दुगना समय लगे या 2 स्वरों का टाइम लगेगा वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे हमारा हो जाएगा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो संख्या रहेगी 7, और 7 और 3 मिलाते हैं 10। 10 के 10 पहले ही हो चुके हैं। अब प्लुत स्वर को बोलने के लिए किसी भी स्वर के पीछे हमें इस तरह का 3 लिख देते, इस तरह से 3 लिख देंगे, तो इसका मतलब वो स्वर हमारा कहलाता है प्लुत स्वर। वो स्वर हमारा क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं यहां तक आपको समझ में आ गया है क्या। हाँ भाई, जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जो भी साथी क्लास को देख रहा है प्लीज कमेंट जरूर करें। प्लीज कमेंट जरूर किया करो भाई, कमेंट नहीं करते तुम, ठीक है। प्लीज कमेंट जरूर किया करो भाई।
जो भी साथी क्लास को देख रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना है। कौन सा बिंदु जो आपको समझ में नहीं आ रहा? मनीषा, ठीक है, प्रियंका, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? तो हमसे पूछा जाएगा मात्रा क्या है। सबसे पहले मात्रा को ही बता देते हैं। स्वरों को बोलने में स्वरों को बोलने में जो समय लगता है, बोलने में जो समय लगता है, जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। या मैं कहूं कि स्वरों का बदला हुआ रूप, स्वरों का बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कैसे कहलाएगा? देखो भाई, मैंने यहां पर लिखा सीमा। अब देखो सीमा, से के अंदर क्या है? ई। मैं के अंदर क्या है? आ। अब मैंने बोला यहां पर सीमा, से का से में समय नहीं लगा, सी ई में समय लगा। मैं में नहीं, मा आ में समय लगा। तो यहां पर प्यारे साथियों, हमारा किसमें समय लगा? ई में और आ में समय लगा। स्वरों को बोलने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहा हमने? इन्हीं को तो मात्रा कह रहे। ई की मात्रा, आ की मात्रा। या फिर स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाया? मात्रा कहलाया। हमारा ये स्वर था, इसका बदला हुआ रूप क्या है? मात्रा। ये हमारा स्वर था, इसका बदला हुआ रूप क्या है? मात्रा। तो प्यारे साथियों, स्वरों को बोलने में जो समय लगा वो भी मात्रा कहलाता है। ओके भाई, ठीक है। कमेंट किया सर, आ रहा है समझ में, लिख रहे थे, ज्यादा समय लगता है इसलिए। कोई बात नहीं, कमेंट करके एक बार ओके तो लिख ही सकते हैं प्रियंका देवी। ओके लिख के छोड़ दिया करो ताकि मैं समझूंगा कि, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, कल कक्षा में मनीषा ने भी कहा था, मैंने टॉपिक को आगे बढ़ा दिया और मनीषा ने कहा सर एक बार दोबारा रिपीट करना। तो भाई इसलिए कहा था मैंने, क्योंकि एक बार ओके का मैसेज जरूर छोड़ दिया करो ताकि मैं समझूंगा कि आपको क्लियर हो गया है। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो फिर मैं दोबारा से उस तथ्य को रिपीट करूंगा भाई। ठीक है भाई, इसलिए प्रियंका जी कमेंट जरूर कर दिया करो, नहीं तो फिर मेरे को ये लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया। क्योंकि कल की कक्षा में ऐसा हुआ था, मनीषा बोली मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ाते पढ़ाते 2-3 मिनट हो गए थे, फिर मनीषा ने कहा सर एक बार रिपीट करना। अब बताओ भाई, फंस के खड़े हो गई। मैं पीछे आगे बढ़ूं या फिर पीछे हटूं, ऐसे कंडीशन में फंस जाती है कई बार। ओके का मैसेज कर दिया करो, सर हमें क्लियर हो गया, ओके ठीक है, इतना तो लिख ही सकती थी, में समय नहीं लगता इतना। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, स्वर सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्वर कौन से हैं और उनकी मात्रा क्या क्या है। यदि स्वर की बात की जाए, स्वर हमारा रहेगा ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है भाई? ये सारे के सारे हमारे हैं स्वर। और इनकी यदि मात्रा पूछता है तो मात्रा भाई ए की कोई मात्रा नहीं है। बाकी जितने भी स्वर हैं, आ की मात्रा हो जाएगी, ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी, ऊ की मात्रा हो जाएगी, दीर्घ ऊ की मात्रा होगी, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा। ये सारी की सारी क्या हैं? मात्राएं हैं।
औ की मात्रा। ये भाई क्या है, मात्रा है। तो स्वरों के में किस स्वर की मात्रा नहीं होती है भाई, मात्राओं की संख्या पूछता है। मात्राओं की संख्या कितनी है भाई, मात्राओं की यहाँ पर संख्या है कितनी, 10। किस स्वर की मात्रा नहीं होती, तो भाई आपको बता दूं कि हमारा एक स्वर ऐसा है, कौन सा स्वर, ए। ए की मात्रा नहीं होती, मात्रा नहीं होती। फिर ए की क्या होती है सर, ए की पाई होती है भाई, पाई। पाई का मतलब है, इस खड़ी रेखा को कहा जाता है पाई, ठीक है, पाई होती है। ए की क्या होती है भाई, पाई होती है। जैसे मैंने इस कै लिखा है, कै के अंदर यदि मैं ए नहीं जोड़ता हूं, यदि इसके अंदर मैंने ए नहीं जोड़ा, तो ये रेखा हो गई हमारी तिरछी। और यदि मैं ए जोड़ दूंगा, तो ये रेखा हो जाएगी भी हमारी सीधी। इस सीधी खड़ी रेखा को ही, इस सीधी खड़ी रेखा को ही पाई कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ख, जब तक मैंने इसमें ए नहीं जोड़ा था तो ये तिरछी रेखा थी, और जब मैं इसमें ए जोड़ दूंगा तो ये हमारी पाई हो जाएगी, ये रेखा हमारी सीधी पाई हो जाएगी। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। नमस्ते भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट कीजिए। उसके बाद अब हमारी ए की हो गई है पाई। अब आपको बता दूं भाई, आपको बता दूं, हमसे एग्जामिनर ने ये पूछा था, किस किस वर्ण की पाई नहीं होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। किस वर्ण की पाई नहीं होती, हर तथ्य को समझकर चलना है, नहीं होती। तो आपसे पूछा जाएगा किस वर्ण की पाई नहीं होती, भाई एकमात्र रे ऐसा वर्ण है जिसकी पाई नहीं होती, बाकी सभी वर्णों की पाई होती है। क्योंकि रे में देखो भाई, ये रेखा आ गई इस तरह से, फिर ये ऐसे आ गई, और पाई हमारी सीधी होती है। द की देखो भाई, द की पाई तो है लेकिन छोटी है, पाई है लेकिन छोटी है भाई, ठीक है। तो हमारी पाई जरूर मिलेगी, चाहे छोटी मिले या बड़ी मिले, लेकिन पाई जरूर मिलेगी। लेकिन रे ऐसा वर्ण है जिसके अंदर पाई नहीं होती, ये भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया है। ये हमसे पूछा गया था, रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सन 2022 के अंदर जो रीट का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस वर्ण की पाई नहीं होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रे वर्ण की पाई नहीं होती। इस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उम्मीद भी नहीं करोगे इतनी गहराई की बातें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यहां तक क्लियर है। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि कि मात्राएं कितनी कितनी हैं। अब मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया है कि मात्राएं, मैंने यहां पर लिखा कमल, कमल। अब आपसे पूछा जाएगा कि मात्रा के भेद कितने हैं, क्या पूछा जाएगा भाई, मात्रा के भेद। आगे बढ़ते हैं, मात्रा के भेद। यदि हमसे पूछा जाए मात्रा के भेद, ठीक है, मात्रा हमें समझ में आ गई है, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, ये क्वेश्चन बनेगा। मात्रा के आधार पर, आधार पर स्वर के भेद, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हो जाएंगे दो। कौन कौन से भाई, हमसे पूछा जाएगा तो मात्रा के आधार पर हमारे स्वर के भेद हो जाएंगे दो। एक कहलाएगा एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। दूसरा कहलाएगा द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर।
एक मात्रिक स्वर और द्विमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं और द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों की एक मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, जिन स्वरों की एक मात्रा होती उन्हें कहा जाएगा एक मात्रिक स्वर। क्या कहा जाएगा? एक मात्रिक स्वर। किन स्वरों की एक मात्रा होगी? तो वो स्वर होंगे ए, ई, उ, री। ये जो चार स्वर हैं इन्हें कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर को हम कहेंगे लघु स्वर। क्या कहेंगे भाई? लघु स्वर। और लघु स्वर का चिन्ह रहेगा, लघु स्वर का जो निशान होगा, चिन्ह होगा, वो होगा भाई पाई का। किसका चिन्ह होगा? वो चिन्ह होगा हमारी पाई का। जब भी हमने लघु स्वर लिखना हो, जब भी हमें इन स्वरों की मात्रा प्रदर्शित करनी हो, तो हम पाई का निशान लगा लेंगे और उसकी हम करेंगे एक मात्रा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर जिन स्वरों की जिन स्वरों की दो मात्रा होती है, जिन स्वरों की दो मात्रा होती है उन्हें क्या कहा जाएगा? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ई, ऐ, ओ, औ। ये जो स्वर हैं इनकी होती है भाई दो मात्रा। और दो मात्रिक जो स्वर हैं उनको कहा जाएगा गुरु स्वर। क्या कहेंगे भाई? गुरु स्वर। और गुरु स्वर का चिन्ह होगा भाई कुछ इस तरह का। इस चिन्ह का नाम है अवग्रह चिन्ह। क्या नाम है भाई? अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। इस तरह का चिन्ह लगाना जो दो मात्राओं को प्रदर्शित करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कमल। अब कमल के अंदर हमसे पूछा जाएगा कि मात्रा कितनी है, तो सबसे पहले हम कर लेंगे वर्ण विच्छेद। कै प्लस ए, मैं जमा में ए और ले जमा में ए। अब ए की कितनी मात्रा है सर? पाई। एक मात्रा है, एक मात्रा, एक मात्रा। कमल के अंदर हमसे पूछा जाएगा कि कितनी मात्राएं हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कै के अंदर एक मात्रा, मैं के अंदर एक मात्रा और लय के अंदर एक मात्रा। कमल के अंदर है भाई हमारी मात्रा कितनी है सर? तीन मात्राएं हैं। अब हमसे एग्जामिनर पूछता है कि बिमला में कितनी मात्रा है? बिमला में बै जमा में ई, ले सॉरी मैं जमा में ए और ले जमा में आ। अब बिमला में हमसे पूछा जाएगा ई की कितनी मात्रा है सर? ई की तो एक मात्रा है। पाई लगा दो। मैं की भी पाई, मैं के अंदर ए की भी पाई और ले के अंदर आ का हमारी क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का चिन्ह है गुरु। बिमला में मात्रा पूछता है तो हम कहेंगे एक, दो और दो चार मात्राएं हो जाएंगी। किसमें? बिमला के अंदर। क्लियर हो गया है? अब मैंने यहां पर लिखा कि नवनीत में कितनी मात्रा है। नवनीत, न के अंदर ए की एक, व के अंदर ए है, ए की एक, न के अंदर ई है, ई बड़ी है और बड़ी ई की सर दो मात्राएं हैं अवग्रह चिन्ह। तय के अंदर ए है। नवनीत में एक, दो और दो चार और एक पांच। नवनीत में मात्राएं कितनी हैं? पांच। जो हमारा गुरु होगा, गुरु स्वर की मात्रा है दो और लघु स्वर की मात्रा है एक। तो यहां तक जल्दी से कमेंट करके बताएं जो भी साथी क्लास देख रहा है, क्या आपको क्लियर समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो ओके का कमेंट करें। यदि समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से पूछ ले भाई। ठीक है, जल्दी से बताएं यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। प्रियंका जी, मनीषा जी, जल्दी से कमेंट करके बताएं।
हाँ भाई जल्दी बताओ। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ?